Jai Hind students. Today we are going to start a lesson number 13, manufacturing industries in the 10th standard SS. So let's start from the introductions. In the lesson number 8 we have studied regarding about the natural resources. What is the natural resources? So the man used the different resources in the nature, by their intellectuality, by their knowledge, that is called the natural resources. In that natural resources, the man has doing the process by their intellectuality, by their knowledge, and by their capacity, by their economically, that is called the manufacturing industries. इंसान अपनी बुद्धि क्षमता से जो भी नेचुरल रिसोर्सेस मिलता है उसके ऊपर जो प्रोसेस करता है और वो प्रोसेस के बाद उस नेचुरल रिसोर्सेस को यूजेबल कंडीशन यूजेबल थिंग्स में यूजेबल कंडीशन में वो उसको प्रिपेयर करता है, कंप्लीट करता है, दैट इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. कोई भी मटेरियल हमने नेचर से लिया, उसके बाद प्रोसेस किया और उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाया, दैट इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दुनिया के अंदर बहुत उसका एक अपना इंपोर्टेंस है अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. एनी नेशंस द डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे और हमारे देश के रॉ मटेरियल से ही अट्रैक्ट होकर हमारे देश में आए थे. यूरोपियन पीपल्स जो हमारे देश में आए थे, दैट इज अट्रैक्टेड फ्रॉम अवर रॉ मटेरियल्स ऑफ द एग्रीकल्चर. और उन्होंने उसका फायदा उठाया कि हमारे देश का जो रॉ मटेरियल्स है वो इंग्लैंड ले गए. वो हमारे एग्रीकल्चर की बैकबोन को उन्होंने ब्रेक कर दिया, उन्होंने तोड़ दिया और हमारे जो रिसोर्सेस है दैट टेकन अवे टू द इंग्लैंड. हमारे जो रॉ मटेरियल्स है दैट इज टेकन अवे टू द इंग्लैंड एंड स्टार्टेड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 19th सेंचुरी की शुरुआत में 1850 के आजू बाजू, तो वहां पे ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल्स को यूज कर जो था उसको डेवलपमेंट किया गया. तो ये है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का इंपोर्टेंट. सो दैट इज द इन द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन द इंग्लैंड द ब्रिटिशर्स यूज टू take away the raw material from the India, the agriculture industries, and on the sacrifice of the Indian agriculture, the Britain has become a prosperous nations. So let's start from the topic of the importance of the industries. What is the importance of the industries? तो कोई भी देश का इकोनॉमिकली प्रोग्रेस, कोई भी देश का जो उसका डेवलपमेंट है, उसका प्रोग्रेस है, उसका प्रॉस्पेरिटी है, वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंडेंट है. दैट इज इन द बेसिस ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. डेवलप कंट्री अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रशिया है, जर्मनी है, चाइना है, ये सारे देशों ने अपना देश का जो प्रोग्रेस है, अपने देश का जो डेवलपमेंट है, वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर अपने देश के अंदर इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जिसकी वजह से उनका फास्ट इकोनॉमिकली प्रोग्रेस होने लगा. आपके पास चाहे कितना भी रॉ मटेरियल हो, इफ एनी नेशन हैज द फुल ऑफ द रॉ मटेरियल्स बट इट इज अ लैक ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सो दैट नेशन कैन नॉट प्रोग्रेस. फिर उस नेशंस को क्या करना पड़ता है, अपना रॉ मटेरियल सस्ते में दे देना पड़ता है दूसरे नेशंस को. द रॉ मटेरियल्स फॉर ऑफ दैट कंट्री गिवन टू द चीपर रेट टू द अदर नेशंस एंड बोरो एंड हैव टू टेक अवे द फिनिश प्रोडक्ट एट अ वेरी हायर प्राइस. कि जैसे कॉटन हमने रॉ मटेरियल दे दिया और कॉटन के अंदर से जो कापड़ बन के आया वो हमारे ही देश का रॉ मटेरियल से हमने सस्ते में दे दिया वो रॉ मटेरियल, और उसका फिनिश प्रोडक्ट हमको बहुत ही हाई रेट में हमको परचेस करना पड़ता है अगर आपके देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं है तो. सो दिस इज द इंपोर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. कि सिर्फ जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज फुल ऑफ द रॉ मटेरियल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स, बट नॉट डेवलप ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. इसकी वजह से अपने रॉ मटेरियल्स को सस्ते दामों में बेचकर वो महंगी चीजें खरीदते हैं. तो ये है इंडस्ट्रीज का इंपोर्टेंस. इसकी वजह से देश के अंदर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना चाहिए अगर देश को इकोनॉमिकली हमको आगे बढ़ाना है तो. हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की जो अगर शुरुआत देखें
तो ब्रिटिशर्स ने हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश की एग्रीकल्चर बैकबोन को तोड़ दिया था। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और 1853 में हमने फर्स्ट अटेम्प्ट किया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए। लेकिन फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, द आयरन फर्नेस हैज स्टार्टेड इन द 1853 फर्स्ट, बाद में उसको किसी कारण की वजह से बंद कर देना पड़ा। फिर 1854 में इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैज बीन स्टार्टेड। thereafter in the jute mill was established in 1885 at the Risra near the Kolkata. 1874 a factory was founded at the Kulti making of iron industries. तो ये हमारे देश के इंडस्ट्रीज के बनने का इतिहास है कि 1853 में से हमने स्टार्ट किया, 1853 में हमने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, 54 में हमने अटेम्प्ट किया, 55 में हमने अटेम्प्ट किया, 1874 में हमने कलकत्ता के अंदर हमने इंडस्ट्रीज का जो था वहां पे स्टार्ट किया। लेकिन किसी कारणों की वजह से ये सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो बंद कर देनी पड़ी या तो नहीं चली। बाद में हमने अपना जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट हम कह सकते हैं इन 1907 से हमने इंडस्ट्रीज का जो था वो डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज जो थी वो एक सक्सेसफुल तरीके से देश के अंदर डेवलप किया। अंदर डायमेंशंस वाज प्रोवाइडेड विद द फाउंडिंग द टाटा आयरन स्टील कंपनी एट द जमशेदपुर। टाटा आयरन स्टील कंपनी 1907 में। तो यहां से हमारा एक सक्सेसफुल 1853 में हमने अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया था। 1853 में किया, 54 में, 55 में, 1874 में। यहां से हमारा स्ट्रगल करते करते हमको सबसे बड़ी सफलता मिली हमारे देश को 1907 में टाटा जमशेदपुर, टाटा आयरन स्टील जो इंडस्ट्रीज है वो स्टार्ट हुई। सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट, द टॉपिक इज अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ द इंडस्ट्रीज। सो वी हैड स्टडीड अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्रीज कि इंडस्ट्रीज का क्या इंपोर्टेंस है, क्यों मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहिए, क्यों हमारे देश की गवर्नमेंट मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट को वो बार बार लॉन्च करती है और उसको बहुत ही प्रोवोक करती है। इसका रीजन ये है कि अपने देश के नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम अपने देश के अंदर अगर यूज नहीं करेंगे तो उसको बहुत ही बड़ी कीमत चुकाकर हमको दूसरे देशों से वो परचेस करना पड़ेगा। तो हमारे देश का जो है वो डेब्ट बढ़ेगा, इंक्रीजिंग डेब्ट ऑफ अवर नेशन। सो दिस इज द इंपोर्टेंस ऑफ the industries. Next topic is about the classifications of the industries. Classification, तो इंडस्ट्रीज को तीन जो है वो मेन पॉइंट से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमन लेबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल। किसी भी इंडस्ट्रीज को जो है वो तीन तरीके से, बेसिस ऑफ द ह्यूमन लेबर्स कि ह्यूमन लेबर्स ज्यादा है, more human laborers working in the industries, that is called the large scale industries, and the less numbers of the human working in the industries, that is called the small scale industries. Second number, regarding about the ownership, ownership में भी होता है एक प्राइवेट, एक खुद अपना एक मालिक होता है। दूसरा होता है कि उसका जो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट उसकी मालिक होती है। तीसरा है कोलैबोरेशन कि कोई ज्वाइंट सेक्टर जो होता है कि भाई दो तीन सेक्टर मिलकर, प्राइवेट पब्लिक या तो दो तीन ऐसे मिलकर जो है वो इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। एंड फोर्थ नंबर दैट इज द कोऑपरेटिव। तो ये चार है, ऑनरशिप है, एक है पब्लिक है, एक प्राइवेट है, एक कोलैबोरेशन है, एंड फोर्थ नंबर दैट इज द कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। तो ऑनरशिप के हिसाब से उसके चार उसके क्लासिफिकेशन है। एंड रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के हिसाब से उसके दो क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड सेकेंड द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, दोज इंडस्ट्रीज इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, दैट इज कॉल्ड द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल के कापड़ अभी बनता है कि जैसे कॉटन ले लो, तो कॉटन जो है उसमें से कापड़ बनता है, तो कापड़ की जो मिले है वो कॉटन के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे जैगरी या शुगर ले लो, तो जैगरी और शुगर बनता है शुगर कैन में से, तो शुगर कैन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है,
so depends on the agriculture. So that types of the industries is known as the agro based industries. And which industries are dependent on the minerals, कि जैसे आयन है, फिर आयन है, मैग्नीज है, कॉपर है, और ऐसे जो सारे जो मेटल है, जो मिनरल्स है, ऑयल है, जो जमीन के अंदर से हमको मिलते हैं, और उसके ऊपर इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है, दैट इज कॉल्ड द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. So first of all, we will study about the agro-based industries. In this video, we will study about the agro-based industries. Total 7 agro-based industries have been given in your textbook. So let's start from the first, cotton textile industries. So cotton textile industries is very important. Cotton, jute, silk, wool, sugar, paper. These all are the agro-based industries. So first, we will study about the cotton textile industries. So in the garments production, garments प्रोड्यूस करना है, कपड़े बनाना है, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे देश के 3.5 करोड़ लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है. द 3.5 करोड़ दैट इज द पीपल प्रोवाइड्स, दैट इज द गिवन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज. इंडिया होल्ड्स रैंक सेकंड आफ्टर द चाइना. चाइना के बाद हमारा उसके अंदर सेकंड नंबर है. सबसे पहले जो फर्स्ट मिल ऑफ द कॉटन स्टार्टेड इन द मुंबई, उसके बाद शाहपुर मिल्स, कैलिको मिल्स established in Ahmedabad, Gujarat, and then after, because of in the Gujarat available is the very cheap cotton, availability of the laborers, transportation facility, ports, export facility, so now the Gujarat is become the hub, the Ahmedabad is become the hub of the cotton textile industries. So that's why the Ahmedabad is called the Manchester of the East, the denim of the East. अहमदाबाद है, जैसे इंग्लैंड के अंदर मैनचेस्टर करके एक शहर था, हमारे देश का सारा रॉ मटेरियल लेकर मैनचेस्टर के अंदर वो लेकर जाते थे और वहां पे वो कापड़ बनाते थे. तो इस तरीके से ईस्ट साइड का, ईस्ट मतलब जो इंडिया जो है वो ग्लोब ऑफ द अर्थ में वो ईस्ट साइड है, हमारा पूर्व देश कहा जाता है. पश्चिमी देश मतलब इंग्लैंड है, अमेरिका है, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, दैट इज द वेस्टर्न कंट्रीज. और इंडिया जो एशिया के साइड के जो सारी कंट्री है, दैट इज कॉल्ड द ईस्टर्न कंट्रीज. तो ईस्ट साइड का मैनचेस्टर, अहमदाबाद इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया एंड डेनिम सिटी ऑफ इंडिया. फिर उसके अलावा धीरे धीरे देश पूरे भारत के अंदर मुंबई है, अहमदाबाद है, भिवंडी है, सोलापुर है, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर, उज्जैन, दीज ऑल आर द सेंटर्स ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. जब मैप का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस मैप के वीडियो में हम देखेंगे कि इट इज अ इंपॉर्टेंट मैप ऑफ दिस लेसन. कॉटन मतलब कौन कौन सी एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में कौन कौन से स्टेट्स के अंदर, कौन कौन से स्टेट्स के कौन कौन से सेंटर्स में इसके मिल्स आए हुए, वी हैव टू मेंशन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो गुजरात के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. गुजरात जो है वो अहमदाबाद, जो मैनचेस्टर एक था एक जमाने के अंदर, मोर देन 100 मिल्स आर वर्किंग इन अवर गुजरात, इन अवर अहमदाबाद. 100 से भी ज्यादा हमारे गुजरात के अहमदाबाद के अंदर ये मिल जो है वो काम कर रही थी और एक बहुत ही बड़ा हब था, दैट इज अहमदाबाद. वी कैन से द इकोनॉमिकली कैपिटल ऑफ गुजरात. गांधीनगर कैपिटल है अगर, लेकिन इकोनॉमिकली कैपिटल अगर कहा जाए तो आज भी वो है अहमदाबाद. उसके बाद हमारे देश के अंदर कोयम्बतूर ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई, मदुराई, फिर उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर, इटावा, आगरा, लखनऊ, फिर एमपी के अंदर इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, मध्य प्रदेश में, फिर वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता, हावड़ा, मुर्शिदाबाद. सो दीज ऑल आर द मेजर सेंटर्स of the cotton textile industries. These industries has become a decentralized because of the electricity, because of the human labors, because of the cheap cotton. अभी ये जो इंडस्ट्रीज है वो पूरी डिसेंट्रलाइज हो गई है. पहले गुजरात, अहमदाबाद उसका एक हब था पूरे भारत में, लेकिन अभी ये जो इंडस्ट्रीज है वो डिसेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रीकरण पूरे भारत के अंदर फैल गई है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, कॉटन, ट्रांसपोर्टेशन अब सब इजीली अवेलेबल है. इसकी वजह से पूरे भारत के अंदर ये इंडस्ट्रीज है वो डेवलप्ड हो चुकी है. बट दीज इंडस्ट्रीज आर द फेसिंग टफ कंपटीशन विथ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल. आज ये इंडस्ट्रीज है क्योंकि जो लेबर्स है उस लेबर्स के प्रॉब्लम्स है, दूसरे कॉटन के प्रॉब्लम्स है, दूसरे फाइबर क्लोथ के
with the competition of the different fiber cloth, very keen competition with the different fiber cloth and material. तो ये सब की वजह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आज थोड़ा टफ जो है वो महसूस कर रही है, और उसका जो डेवलपमेंट वो पहले की तुलना में अभी वो धीरे 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 उसका जो डिक्रीजिंग हो रहा है उसका डेवलपमेंट. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द जूट इंडस्ट्रीज. इंडिया रैंक्स फर्स्ट आफ्टर द बांग्लादेश. ऐसे तो इंडिया जो है वो प्रोडक्शन के अंदर जो है वो उसका जो इंडिया का नंबर है, दैट इज द इंडिया होल्ड द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन एंड द गुड्स, एंड द सेकंड प्लेस आफ्टर द is the second place after the Bangladesh in the export of the jute. प्रोडक्शन में हम फर्स्ट है, लेकिन एक्सपोर्ट में हम सेकंड नंबर है, बांग्लादेश फर्स्ट है. ऐसे तो देखा जाए कि इंडिया ही फर्स्ट है, क्योंकि बांग्लादेश आफ्टर ऑल इंडिया का ही पार्ट था. इसलिए जो ये वेस्ट बंगाल का जो रीजन है, पूरा बंगाल प्रोविंस, इट इज वेरी सुटेबल फॉर द जूट प्रोडक्शन, क्योंकि जूट नीडेड मच वाटर, जूट नीडेड द डेल्टा रीजन, जूट नीडेड द rivers basins, the branches of the rivers, that types of the soil is the needed for the jute production. तो इसकी वजह से ये सारे जो फैक्टर्स है वो बांग्लादेश के अंदर, बंगाल प्रोविंस है, वहां पे ये सूटेबल है, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन लिया जाता है. भारत के अंदर 80% जो जूट है वो वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस करता है, 10% जो है वो आंध्र प्रदेश, तो 90 ये हो गया, और बाकी का जो 10% है वो हमारे देश के अंदर बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, त्रिपुरा, ये सब स्टेट जो है प्रोडक्शन उसका ले रहे हैं. ये इंडस्ट्रीज भी, द जूट इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो विद द टफ कॉम्पिटिशन विद द डिफरेंट मटेरियल. क्योंकि पहले आपने देखा होगा भाई, हमारे घर के अंदर गेहूं चावल की बोरी आती थी, वो जूट से बने हुई होती थी, वो उसके जो बैग जो थे वो सैकरेस में आप जो यूज करते हो तो वो उससे बना हुआ होता है. लेकिन अभी प्लास्टिक ने वो जगह ले लिया है, डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर ने ये जगह ले लिया है. सो दैट्स व्हाई द जूट इंडस्ट्रीज आर द वेरी फेसिंग द विद टफ कंपटीशन विद द डिफरेंट मटेरियल्स, फाइबर मटेरियल्स. तो ये दोनों इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज एंड द जूट इंडस्ट्रीज, क्योंकि अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर जो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, सिंथेटिक फाइबर एंड दैट टाइप्स ऑफ द मटेरियल के साथ इनका टफ कंपटीशन हो रहा है. नेक्स्ट इज अबाउट द सिल्क इंडस्ट्रीज. सिल्क इंडस्ट्रीज भारत की जो है वो बहुत ही फेमस है, कि इंडिया रैंक्स द सेकंड आफ्टर द चाइना इन द सिल्क इंडस्ट्रीज. भारत के अंदर 4 प्रकार के जो है सिल्क लिए जाते हैं. देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द सिल्क, याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव इसमें आ सकता है. मलबेरी, इरी, टसर, मूंगा. मलबेरी, इरी, टसर एंड मूंगा. These 4 types of the silk that is taken in our nations. तो भारत के अंदर, इंडिया के अंदर मोर देन 300 सिल्क मिल्स इन आवर नेशंस. जो मेजर स्टेट्स है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर. दीज आर द मेजर सेंटर्स, मेजर स्टेट्स दैट आर द प्रोड्यूसिंग द जूट इन आवर नेशन. हम ये जूट को एक्सपोर्ट करते हैं इन द डिफरेंट नेशंस, इन द यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, गल्फ कंट्रीज, जर्मनी, सिंगापुर, यूएसए, कुवैत, मलेशिया, रशिया. तो यहां पे भी हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं. दिस इंडस्ट्रीज ऑल्सो विद द टफ कॉम्पिटिशन विद द चाइना. चाइना के साथ इसका टफ कॉम्पिटिशन है. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. द वुलन इंडस्ट्रीज. सो द वुलन इज द फर्स्ट, दैट इज अ कोटेज इंडस्ट्रीज. हमारे देश के अंदर जो कोटेज इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई, कोटेज इंडस्ट्रीज मतलब गृह उद्योग, जो घर में बैठकर हम जो इंडस्ट्रीज जो स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे मटेरियल्स बनाने का, उसको बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज. तो घर के अंदर बैठकर जो बनाने वाली कॉटेज इंडस्ट्रीज की सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो थी वुलन इंडस्ट्रीज से हुई थी, वेरी ओल्ड इंडस्ट्रीज. अभी ये जो इंडस्ट्रीज है वो पंजाब के अंदर, उसके बाद महाराष्ट्र, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सेंटर्स अगर देखा जाए तो अहमदाबाद, जामनगर. गुजरात के अंदर देखा जाए, गुजरात के अंदर अहमदाबाद एंड जामनगर. राजस्थान के अंदर बीकानेर, जयपुर इन द राजस्थान, और श्रीनगर एंड जम्मू कश्मीर, बेंगलुरु, कर्नाटक. तो दीज आर द मेजर सेंटर्स एंड द स्टेट्स दैट आर द प्रोड्यूसिंग द वुलन, जिसका गर्म कपड़े का बिजनेस जो है उसके अंदर गर्म कपड़े बनाने के लिए ये यूज होता है, और
उसके रिलेटेड जितने मटेरियल से वो बनाने के लिए यूज होता है। वी एक्सपोर्ट दिस वूलन इन अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रशिया एक्सेट्रा द नेशंस वी आर एक्सपोर्टिंग द वूलन materials. Next is about the synthetic fiber. सिंथेटिक, जो अभी हमने जैसे पढ़ा था कि भाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज आर वेरी टफ कंपटीशन, फेसिंग द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर. तो मैन हैज मेड दिस आर्टिफिशियल मटेरियल, इंसानों ने एक मटेरियल बनाया जो ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है एंड डज नॉट रिटेन द रिंकल्स, कि लंबे समय तक उसको कुछ नहीं होता, ना तो फटता है ना तो उसके कलर जाता है, वो स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल. ऐसा सिंथेटिक फाइबर डेवलप्ड किया और ये सिंथेटिक फाइबर को अलग अलग मटेरियल के अंदर मिक्स करके कॉटन के साथ, जूट के साथ, सिल्क के साथ, वूलन के साथ, इसके साथ मिक्स करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लोथ्स हैज बीन मेड इन आवर नेशन एंड वर्ल्ड ऑल्सो. आज अगर आप कपड़े लेने के लिए मार्केट में जाओगे तो आप कापड़ का आप जो है वो पहचान ही नहीं सकोगे, क्योंकि सब मिक्स मटेरियल होगा, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक और कॉटन. मतलब पहले के टाइम पे क्या था कि पॉलिस्टर, कॉटन, ये सब आप मटेरियल को आप हाथ में पकड़कर या तो देखकर पहचान सकते थे, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं. अभी ये सारे जो मटेरियल वो मिक्सिंग मटेरियल हो गए, क्योंकि विद द मिक्सिंग विद द सिंथेटिक फाइबर, प्योर कॉटन, प्योर जूट, ये सब अगर कपड़े हैं तो वो महंगे होते हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर के इन्वेंशन से ये मटेरियल जो है वो सस्ते हो सकते हैं. इसकी वजह से ये मटेरियल ज्यादा चलते हैं मार्केट के अंदर. केरला, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, दीज आर द नेशंस प्रोड्यूसिंग द सिंथेटिक फाइबर. और अगर सेंटर देखा जाए तो सूरत, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, मोदी नगर एक्सेट्रा द सेंटर्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग ऑफ द सिंथेटिक फाइबर. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द शुगर इंडस्ट्रीज. शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे. शुगर इंडस्ट्रीज जो है, शुगर इज मेड फ्रॉम द शुगर कैन, शुगर एंड जैगरी. शुगर जो है और जैगरी जो है वो गुड़ वो बनता है शुगर कैन में से बनता है. इसके वजह से शुगर कैन जहां पे अवेलेबल होते हैं सबसे ज्यादा हमारे देश के अंदर उत्तर प्रदेश है, गुजरात के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, शुगर कैन अवेलेबल होते हैं, वहां पे शुगर फैक्ट्रियां जो है वो वहां ज्यादा डेवलप हुई है. एक आपको रीजन आ सकता है भाई शुगर फैक्ट्रीज लोकेटेड नियर द शुगर कैन क्रॉप. व्हाई? बिकॉज ऑफ के शुगर कैन के अंदर का जो जूस है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर फैक्ट्री में अगर उसको नहीं पहुंचाया जाए तो वो है वो ड्राई हो जाएगा और फिर वो कोई काम का रहेगा नहीं. इसकी वजह से लेस ट्रांसपोर्टेशन जहां पे हो, शुगर कैन का एग्रीकल्चर हो और लेस ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर वहां पे उसकी इंडस्ट्रीज बनाई जाती है, क्योंकि उसके अंदर का जो जूस है वो विद इन 24 आवर्स जो है वो स्क्वीज करके उसको निकाल दिया जाता है, अदरवाइज वो ड्राई होता है, फिर वो कुछ काम का नहीं रहता. सो दैट्स व्हाई द शुगर फैक्ट्री इज द लोकेटेड नियर द शुगर कैन क्रॉप. दैट रीजन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. तो हमारे देश के अंदर जो शुगर कैन के जो सेंटर्स एंड स्टेट्स है, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात. गुजरात के अंदर बारडोली, गणदेवी, सूरत, नवसारी, व्यारा, भरूच, कोडीनार, तलाला, गिर. These are the centers of the Gujarat of the sugar industries. Next we will study about the paper industries. Next जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत सारी है, लेकिन आपको यहाँ पे 7 टोटल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ये लेसन के अंदर पढ़ने की है. तो पेपर जो है वो बनता है सॉफ्ट वुड, बाम्बू, ग्रास, देवदार ट्रीज, और ये सब के जो सॉफ्ट वुडन होता है उसका मिक्स करके एक मटेरियल बना जाता है और उसमें से बनाया जाता है पेपर. तो हमारे देश के अंदर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एंड हरियाणा. These are the states that is the producing the paper industries available in these states. So these 7 are the agro based industries. ये जो सारी है वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, वे एग्रीकल्चर में से सारा उसका रॉ मटेरियल आता है. सो दैट इज द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मिनरल्स
एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, वो सारे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। आई होप you have understood all the topics and all this point very well. We will meet in our next video with the next topic. Jai Hind.